नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आइए आज अपन पढ़ने जाते हैं आम के बारे में। आम एक राष्ट्रीय फल है भारत का। मीठा, स्वादिष्ट, अच्छा फल है, आपको पता है दोस्तों। और आपके जो 12th की बुक है उसके अकॉर्डिंग काफी इंपॉर्टेंट फल है ये। और सबसे पहला फल आज अपन पढ़ने जा रहे हैं फलोत्पादन की दृष्टि से, जो चैप्टर नंबर आपका 10th है दोस्तों। तो जैसे आम है तो आम को आप अलग अलग नामों से जानते हैं। इसे राष्ट्रीय फल के नाम से दोस्तों जाना जाता है। साथ साथ में इसे राष्ट्रीय फल के साथ साथ बाथरूम फल के नाम से इसको जाना जाता है। बाथरूम फल इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको खाने के बाद में बाथरूम में हाथ धोने के लिए जाना पड़ता है, इसलिए क्या किस नाम से जाना जाता है? बाथरूम फल के नाम से इसको दोस्तों जाना जाता है। इसको लव ऑफ सिंबल के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। लव का सिंबल भी मैंगो को माना जाता है। आम एक ऐसा फल है जो भारत देश के अंदर सर्वाधिक निर्यात किया जाने वाला फल है। विश्व में सर्वाधिक आम का अगर उत्पादन कहीं देखा जाए तो वो देश है भारत। तो अपन अब इसकी वैज्ञानिक तौर पे स्टडी करना चाहेंगे दोस्तों। देखिए, जो आम है इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। पहला नाम जैसे राष्ट्रीय फल, राष्ट्रीय फल मतलब नेशनल फ्रूट या राष्ट्रीय फल की इसको संज्ञा दी गई है। दूसरा, इसको बाथरूम फल के नाम से दोस्तों जाना जाता है। बाथरूम फल। तीसरा, इसको फलों का राजा, ये आपने तीसरी चौथी क्लास में पढ़ लिया होगा कि फलों का राजा के नाम से किसको जाना जाता है? तो आम को किंग ऑफ फ्रूट या फलों के राजा के नाम से दोस्तों जाना जाता है। राष्ट्रीय फल, बाथरूम फल या फलों का राजा इसे कहा जाता है। इसको लव का सिंबल भी कहा जाता है विदेशों में, मतलब इसको आम को लव का सिंबल माना जाता है दोस्तों। इसी के साथ साथ अगर वैज्ञानिक तौर पर इसकी स्टडी के बारे में देखा जाए तो इसका बॉटनिकल नेम है दोस्तों मेंजीफेरा इंडिका। मेंजीफेरा इंडिका इसका बॉटनिकल नेम है। बात करते हैं फैमिली की या कुल की, तो एनाकार्डेसी फैमिली से ये बिलोंग करता है। एनाकार्डेसी फैमिली दोस्तों और दूसरे किसी भी फल की नहीं है, केवल किसकी है? आम की फैमिली है। बात करते हैं आगे इसके फैमिली के बाद में गुणसूत्र संख्या की। गुणसूत्र संख्या की बात करें तो इसका 4x बराबर गुणसूत्र संख्या है दोस्तों 40। 40 इसकी क्रोमोसोम नंबर मानी जाती है। अगर बात करें उत्पत्ति स्थान की तो भारत ब्रह्मा इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। कुछ लोग लिखते हैं एंडो ब्रह्मा के नाम से भी इसको, तो यह भारत या ब्रह्मा इसका क्या है दोस्तों? उत्पत्ति स्थल है। आपको पता होगा कि भारत देश के अंदर सर्वाधिक आम का जो उत्पादन होता है दोस्तों, उत्पादन की अगर बात की जाए तो अपना है राज्य जिसकी बात है यूपी। उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक आम उत्पादन करने वाला स्टेट कहा जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर यूपी में सबसे अधिक आम का उत्पादन दोस्तों होता है। आगे बात करते हैं राजस्थान राज्य की, तो राजस्थान राज्य के बांसवाड़ा तथा डूंगरपुर, बांसवाड़ा तथा जो डूंगरपुर जिला है इसमें सर्वाधिक आम का उत्पादन होता है। अगर विश्व में आम उत्पादन की बात की जाए तो विश्व में सर्वाधिक आम का उत्पादन दोस्तों केवल और केवल भारत देश के अंदर होता है। तो इस तरीके से अपन देखेंगे कि मेंजीफेरा इंडिका जो है वो सबसे ज्यादा कहां उत्पादन होता है? भारत देश के अंदर होता है। ये क्वेश्चन काफी बारी कंपटीशन एग्जाम में इसमें पूछा भी गया है। साथ साथ में जो इसकी कुल की बात करें फैमिली के, एनाकार्डेसी जो फैमिली है इसके बारे में भी दोस्तों काफी बार चर्चा हो चुकी है, काफी बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो आम की फैमिली के बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है। आगे अपन बात करते हैं दोस्तों इसके फल के प्रकार की। तो दोस्तों इसका फल का प्रकार अस्टिल या ड्रूफ है। मैं आपको एक ट्रिक बता दूं, इस ट्रिक के अकॉर्डिंग जिस भी फल में अंदर गुठली पाई जाती है, क्या पाई जाती है दोस्तों? गुठली पाई जाती है, उन ज्यादातर सभी फलों का नट्स को छोड़कर, जो नट वाले फ्रूट होते हैं उनको छोड़कर सभी का फल का प्रकार अस्टिल या ड्रूप के नाम से इनको जाना जाता है। और जिन फलों में गुदा पाया जाता है, रस वाले फ्रूट होते हैं, उनके ज्यादातर फल का प्रकार सरस या बेरी के नाम से दोस्तों जाना जाता है। तो अपने यहां आम के फल का प्रकार अगर पूछा जाए तो ड्रूफ है। जैसे बेर है तो बेर में क्या पाई जाती है? गुठली पाई जाती है। तो बेर का भी फल का प्रकार क्या होगा दोस्तों? अस्टिल या ड्रूप होगा। खाए जाने वाले भाग की बात करें इसके एडिबल पोर्शन की, आप हर फ्रूट को खाते हैं तो उनको ध्यान से देखना कि अपन उसका कौन सा भाग खाते हैं दोस्तों। तो जैसे आम का खाए जाने वाला भाग मध्य फल वित्ती, इसका बताता हूं आपको मध्य फल वित्ती कैसे खाई जाती है, जिसको मीजोकार्प के नाम से दोस्तों जाना जाता है। आगे देखिए, ये है अपना आम, कटा हुआ आम है। आपको पता है कि जो बाहर वाला छिलका इसमें दिखाई दे रहा है इसको एपिकार्प के नाम से दोस्तों जाना जाता है।
एपिकार्प आपको पता है कि आप कभी भी नहीं खाते हैं, आप क्या खाते हैं, एपिकार्प के जस्ट नीचे वाला हिस्सा जिसका नाम है मीजोकार्प, या इसे मध्य फल भित्ति के नाम से दोस्तों जाना जाता है। मध्य फल भित्ति के नाम से इसको जाना जाता है, और मध्य फल भित्ति ही आम का खाया जाने वाला भाग है, जैसा कि ये मध्य फल भित्ति का क्या है दोस्तों, पोर्शन है। इसके अंदर जो पाया जाता है इसको कहते हैं एंडोकार्प, अंत फल भित्ति, जिसको अपन गुट्ठी के नाम से भी संबोधित करते हैं। ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, ये कौन सी है, गुट्ठी वाली। तो ये तो बात हो जाती है अपनी कौन सी, खाए जाने वाले भाग की। तो इसका मीजोकार्प अपन खा रहे हैं दोस्तों। तो आपसे पूछा जाए कि आम का खाए जाने वाला भाग कौन सा है, तो आएगा इसमें मध्य फल भित्ति या मीजोकार्प। अब थोड़ी सी बात अपन कर लेते हैं अंदर की, कि जो गुट्ठी होती है, गुट्ठी के अंदर क्या पाया जाता है। गुट्ठी के अंदर सबसे दोस्तों मेन चीज पाई जाती है एम्ब्रियो, जिसको भ्रूण के नाम से संबोधित किया जाता है। और भ्रूण से ही क्या बनता है दोस्तों, नया पौधा बनता है। भ्रूण के अंदर पाया जाता है एंडोस्पर्म। क्या पाया जाता है, एंडोस्पर्म अंदर की तरफ, और जिसको ढक के रखती है कौन, सीड कोट, मतलब बीज का बाह्य आवरण होता है, उसको सीड कोट के नाम से जाना जाता है। और वो उसको क्या होती है, भ्रूण की रक्षा करती है। और भ्रूण को रक्षा देके साथ में जब भ्रूण जर्मिनेट होता है या उगता है, तब ये क्या हो जाती है, सीड कोट यहाँ से हट जाती है। आपने देखा होगा गुट्ठी जब उगने लगती है तो ऊपर से क्या मुंह खुल जाता है, वो क्या है, एक सीड कोट का पोर्शन है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आम का खाए जाने वाले भाग इस प्रकार से है। तो सभी फलों में आप आइडिया लगा सकते हैं कि अपन कौन से फल का कौन सा भाग खाते हैं दोस्तों। कुछ फल ऐसे होते हैं जिनका एपिकार्प और मीजोकार्प दोनों भाग खाए जाते हैं। कुछ फल ऐसे होते हैं जिनका मीजोकार्प और एंडोकार्प दोनों भाग खाए जाते हैं, लेकिन आम का केवल मध्य फल भित्ति दोस्तों खाया जाता है। आगे देखते हैं अपन जलवायु और भूमि की बात। जहां तक बात की जाए जलवायु की, तो दोस्तों इसको उष्ण तथा उपोष्ण जलवायु पसंद है। उष्ण व उपोष्ण जलवायु क्या है दोस्तों, पसंद है। मतलब बात यह है कि जिन क्षेत्रों में लगभग जुलाई अगस्त सितंबर तक बारिश होती है, ऐसे क्षेत्र इसको ज्यादातर पसंद है। ज्यादा वर्षा वाले क्षेत्र में आम की खेती सफलतापूर्वक नहीं की जा सकती है दोस्तों। और साथ साथ में ये ध्यान रखें कि आम को उगाने के लिए 24 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता पड़ती है। मतलब जिन क्षेत्रों का तापमान 24 से 27 डिग्री के लगभग हो या रहता है, उनमें आम की खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। साथ साथ में आर्द्रता भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आम की खेती के लिए ज्यादा आर्द्रता क्या है, नुकसानदायक है, क्योंकि ज्यादा आर्द्रता या ह्यूमिडिटी वाले क्षेत्रों में कीट पतंगों का आक्रमण अधिक होता है। इसलिए आम की खेती के लिए ज्यादातर शुष्क मौसम की ही आवश्यकता पड़ती है। ज्यादा आर्द्रता वाले मौसम की आवश्यकता दोस्तों नहीं पड़ती है। उष्ण व उपोष्ण जलवायु की आवश्यकता रहती है। बात करते हैं अपना मृदा की, तो अच्छे जल निकास वाली बलुई दोमट मृदा, मतलब, और जिसमें कम से कम भी 2 मीटर की क्या होनी चाहिए दोस्तों, गहराई होनी चाहिए। मृदा प्रोफाइल की जो गहराई है वो कितनी होनी चाहिए, 2 मीटर गहराई होना चाहिए, कि 2 मीटर गहराई तक मृदा में किसी प्रकार की कोई कठोर परत, कंकड़ पत्थर आदि मौजूद नहीं रहनी चाहिए। बात एक तो ये हो गई। दूसरी बात करते हैं कि मृदा का जो पीएच रेंज है वो 6.5 टू 7.5 के बीच में होना चाहिए। 6.5 से 7.5 के बीच में इसका क्या होना चाहिए दोस्तों, पीएच मान होना चाहिए। मृदा में जलाक्रांति की समस्या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। वायु संचार क्या होना चाहिए, प्रॉपर रहना चाहिए। ऐसी मृदा का अपन इसके लिए चुनाव करते हैं दोस्तों। तो ये बात हो जाती है जलवायु और भूमि की। नेक्स्ट बात करते हैं अपन दोस्तों उन्नत किस्मों की, कि आम को उगाने के लिए कौन कौन सी किस्में जो अपने यहाँ प्रेजेंट टाइम में प्रचलित हैं वो कौन कौन सी किस्में। कुछ किस्में आपकी जो 12th की बुक है उसमें दे रखी है, और कुछ किस्में हमने अलग से ऐड की हैं जो काफी पॉपुलर किस्में हैं, काफी इंपॉर्टेंट किस्में हैं दोस्तों। उन्नत किस्मों में सबसे पहले आपकी जो किस्में है वो उत्तरी भारत में कौन कौन सी किस्म उगाई जाती है, और उत्तरी भारत के अंदर भी जो अगेती मतलब अर्ली सीजन में कौन कौन सी वैरायटियां उगाई जाती हैं वो कौन सी है। तो पहली किस्म है जिसका नाम है बॉम्बे ग्रीन। कौन सी है, बॉम्बे ग्रीन, इसको सरौली के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरी किस्म है केसर। जो ये केसर किस्म है बहुत इंपॉर्टेंट किस्म है। इसको खाद्य प्रसंस्करण की दृष्टि से और मतलब प्रिजर्वेशन करने की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट किस्म माना जाता है। पोस्ट हार्वेस्ट पर्पज के लिए किस्म काफी अच्छी है।
बात करते हैं मध्यम अवधि में पकने वाली किस्म मतलब ज्यादा न तो अगेती हो न पछेती, बीच वाले टाइम में पकने वाली किस्म कौन सी है? तो दोस्तों उस किस्म का नाम है लंगड़ा, दशहरी, मल्लिका, आम्रपाली। या ये किस्में क्या है? मध्यम अवधि में पकने वाली किस्में हैं। लंगड़ा का लंगड़ा नाम क्यों पड़ा दोस्तों? लंगड़ा का लंगड़ा नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें ज्यादातर फल बनने के बाद में क्या हो जाते थे? ड्रॉप हो जाते थे, गिर जाते थे, इसलिए इसको लंगड़ा के नाम से दोस्तों जानते हैं। क्योंकि 75% फल ही इसमें सक्सेस हो पाते हैं, 25% फल अर्ध परिपक्व अवस्था में ही गिर जाते थे। बात करते हैं पछेती किस्मों की, मतलब जिनको काफी लंबे टाइम की आवश्यकता रहती है, उनको लॉन्ग समय की आवश्यकता रहती है, पछेती किस्मों के नाम से जाना जाता है। तो इसमें है चौसा और फजली जो किस्म है, ये क्या है? लेट बुआई के लिए, लेट पर्पज के लिए लंबे समय तक चलने वाली किस्म है। आपसे पूछा जाए चौसा किस्म के बारे में कि आम की सबसे मीठी किस्म की अगर बात की जाए दोस्तों, तो सबसे मीठी किस्म कौन सी है? चौसा है दोस्तों। चौसा को सबसे मीठी किस्म की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अन्य किस्मों में। देखिए कुछ किस्में ऐसी हैं, पूसा अरुणिमा, पूसा सूर्या, पूसा लालिमा, पूसा श्रेष्ठा, पूसा प्रतिभा, पूसा पीताम्बर आदि किस्में हैं। जिन किस्मों के आगे दोस्तों ये पूसा 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 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये किस्में दोस्तों IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? नई दिल्ली के अंदर जो स्थित है, वहां से ये किस्में विकसित की गई हैं। पूसा रोड, नई दिल्ली, वहां से ये किस्में क्या है? विकसित की गई हैं। जो पूसा पीताम्बर है, मतलब काफी पीले रंग की किस्में होती है दोस्तों, ये इसका छिलका जो है काफी पीले रंग का होता है। साथ साथ दे रखा है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली से विकसित। ये भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान वही है, कौन सा? IARI। तथा कुछ किस्में ऐसी हैं जैसे अंबिका, अरुणिका। अंबिका और अरुणिका किस्में हैं, ये CISH सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, जो कहाँ स्थित है दोस्तों? लखनऊ में स्थित है। ये किस्में कहाँ से विकसित की गई हैं? लखनऊ से विकसित की गई हैं। और भारत में काफी पॉपुलर किस्में हैं। ये भारत से निर्यातित किस्में हैं। जो कौन कौन सी हैं वो देखिए दोस्तों आगे। अलग वो ही किस्में हैं कौन सी? जो आपकी अरुणिका है और अंबिका है, वो ज्यादातर भारत से निर्यातित किस्में हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कुछ ऐसी वैरायटियां जिनको किसके माध्यम से? संकर या क्रॉस के माध्यम से तैयार किया गया है, जिसमें किसी प्रकार का एक विशेष गुण पाया जाता है। उन किस्मों की बात करते हैं। तो इसमें पहली किस्म है अपनी अर्का अनमोल। अर्का अनमोल जो किस्म है, ये अल्फेंजो और जनार्दन पसंद किस्म है, उनके क्रॉस के माध्यम से तैयार की गई है। दो वैरायटियों का क्रॉस किया गया, अल्फेंजो और जनार्दन पसंद का, और इसके अर्का अनमोल बनाया गया। ये जो अर्का अनमोल किस्म है दोस्तों, ये स्पॉन्जी उत्तक युक्त किस्म है, मतलब इसमें स्पॉन्जी उत्तक की समस्या या स्पॉन्जी टिश्यू की समस्या पाई जाती है। नेक्स्ट किस्म की बात करते हैं अर्का पुनीत की। अर्का पुनीत का क्रॉस अल्फेंजो इंटू बेंगिनपल्ली से करवाया गया था। इन दो किस्मों के आपस में क्रॉस से कौन सी बनी है दोस्तों? अर्का पुनीत बनी है। जो अर्का जिसके आगे लगा हुआ है दोस्तों, ये किस्म कहां से विकसित है? ये किस्में विकसित हैं IIHR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, असरगट्टा, बेंगलोर से विकसित है। ये किस्में बेंगलोर से इन किस्मों का विकास हुआ है। आगे बात करते हैं अर्का अरुणा। ये बेंगनपली और अल्फेंजो किस्में हैं, उनका क्रॉस है। ये भी स्पॉन्जी युक्त टिश्यू के वाली किस्में हैं, इनमें स्पॉन्जी उत्तक की समस्या पाई जाती है। बात करते हैं रत्ना की। रत्ना काफी इंपॉर्टेंट किस्म है। ये नीलम इंटू अल्फेंजो का क्रॉस है दोस्तों। किसका है? नीलम इंटू अल्फेंजो। याद करने की ट्रिक क्या है आपकी? याद करने की ट्रिक होगी आपकी NAR, नीलम इंटू अल्फेंजो बराबर रत्ना। किस नाम से? रत्ना। जो ये रत्ना किस्म है, ये स्पॉन्जी उत्तक रोधी किस्में हैं। इसमें रेजिस्टेंट कैपेसिटी पाई जाती है स्पॉन्जी उत्तक के खिलाफ। नेक्स्ट बात करते हैं अपन दोस्तों आम्रपाली। आम्रपाली भी काफी पॉपुलर किस्म है। इसको हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए काफी काम में लिया जाता है दोस्तों। ये किस्में दशहरी इंटू नीलम का क्रॉस है, मतलब दशहरी और नीलम वेराइटी से इसको बनाया गया। सो ट्रिक की अगर अपन बात करते हैं तो ट्रिक के हिसाब से इसको DNA के नाम से आप याद कर सकते हैं। D मतलब दशहरी, N मतलब नीलम बराबर आम्रपाली। मतलब ये क्या है? बोनी किस्म है। इसको हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए काम में लिया जाता है। आपको पता है कि आम को आपस में उगाने के लिए 10 × 10 मीटर डिस्टेंस की आवश्यकता पड़ती है।
10x10 मतलब कतार से कतार की दूरी तथा पौधे से पौधे की दूरी 10x10 मीटर अपन रखते हैं। लेकिन जो आम्रपाली किस्म है इसमें सघन पौधरोपण या हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए दोस्तों 2.5x2.5 मीटर स्क्वायर एरिया के हिसाब से उगाया जा सकता है। आपसे डिस्टेंस इतनी रख के उगाया जा सकता है। अगली किस्म की बात करते हैं जिसका नाम है सिंधु। सिंधु काफी पॉपुलर वैरायटी है क्योंकि ये किस्म क्या है, बीज रहित किस्म है, विश्व की पहली बीज रहित किस्म है। इसमें मतलब लगभग एक जो गुट्ठी का वेट पाया जाता है 6 ग्राम के आसपास पाया जाता है। बिल्कुल छोटी गुट्ठी पाई जाती है, ना के बराबर एक प्रकार से गुट्ठी पाई जाती है। तो जो सिंधु वैरायटी है इसको रत्ना इंटू एल्फेंजो से बनाया गया है। मतलब आप याद कर सकते हैं RAS के माध्यम से। किसके माध्यम से याद कर सकते हैं? RAS के माध्यम से याद कर सकते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों मल्लिका की। मल्लिका नीलम इंटू दशहरी का क्रॉस है। मतलब क्या किया है, नीलम और दशहरी का क्रॉस किया है। NDM इसकी शॉर्ट ट्रिक है। और ये क्या है, विटामिन A इसमें सर्वाधिक पाया जाता है दोस्तों। मल्लिका के अंदर विटामिन A की क्वांटिटी सबसे अधिक पाई जाती है। बात करते हैं साई सुगंधा की। साई सुगंधा भी काफी अच्छी किस्में हैं। ये तोतापुरी इंटू केसर से विकसित है दोस्तों। TKS तोतापुरी और केसर का क्रॉस करवाया गया। और ये आम की क्या है, एकदम नवीनतम किस्म है, अच्छी किस्म है। अंबिका की बात करें, अंबिका क्या है, ये CISH जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर कहाँ स्थित है, लखनऊ में स्थित है, यहां से विकसित की गई है। और ये क्या है दोस्तों, संकर किस्म है। तो इस प्रकार से आम की बहुत सारी वैरायटियां, इंपोर्टेंट वैरायटियां थी। आपको इन वैरायटियों के क्रॉस भी याद रखने हैं, जैसे DNA, RAS, NAR, अलग अलग प्रकार से आपको इस ट्रिक से याद कर लेना है दोस्तों। तो ये सारी जो वैरायटियां हैं इस प्रकार से आपको याद करनी है। आगे बात करते हैं दोस्तों प्रवर्धन की। इसके प्रवर्धन के लिए आम के बहुत सारी अलग अलग विधियां अपन काम में ले सकते हैं दोस्तों। जैसे इसका प्रवर्धन इनार्चिंग के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। इनार्चिंग, जिसको दोस्तों आप भेंट कलम के नाम से पुकारते हैं। इसको स्टोन ग्राफ्टिंग के नाम से भी कर सकते हैं आप, प्रवर्धित स्टोन ग्राफ्टिंग। इसको दोस्तों सॉफ्ट फूड ग्राफ्टिंग के माध्यम से भी कर सकते हैं। इसको दोस्तों वीनियर ग्राफ्टिंग के माध्यम से भी कर सकते हैं। ग्राफ्टिंग। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं तो इसको एपिकोटाइल, ग्राफ्टिंग के माध्यम से भी कर सकते हैं। और साथ साथ बीज के माध्यम से भी प्रवर्धन कर सकते हैं। प्रवर्धन का मतलब है पौधों की संख्या में सतत बढ़ोतरी कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों पहली बात तो आप बीज के माध्यम से आम को उगा सकते हैं। साथ साथ में इनार्चिंग या भेंट कलम, जैसे कि प्रीवियस चैप्टर में आपने पढ़ा था, उसके माध्यम से भी आप कर सकते हैं। स्टोन ग्राफ्टिंग के बारे में आपने पढ़ा था, सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग के बारे में प्रीवियस चैप्टर के अंदर आपने पढ़ा था, उसके माध्यम से कर सकते हैं। लेकिन आजकल अगर बात करें व्यावसायिक प्रवर्धन की, तो व्यावसायिक प्रवर्धन में सबसे ज्यादा काम में लिए जाने वाली विधि है वीनियर ग्राफ्टिंग। वीनियर ग्राफ्टिंग के माध्यम से आम का प्रवर्धन किया जा सकता है। काफी सफलतापूर्वक अच्छी विधि है। और अगर महाराष्ट्र की बात की तो महाराष्ट्र की जो कोकण क्षेत्र है वहां पर ज्यादातर एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग को काम में लिया जाता है। इसका मतलब आपकी ये जो दो विधियां हैं, वीनियर ग्राफ्टिंग और एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग, ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं दोस्तों। क्योंकि वीनियर ग्राफ्टिंग के बारे में आपकी किताब में काफी डिस्कस दे रखा है, डिस्क्रिप्शन रूप से दे रखा है। और आपको एक बात और बताएं कि ये एक एग्जाम दृष्टि से भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसकी कई बार वर्णन पूछ लेता है कि आम में वीनियर ग्राफ्टिंग का वर्णन करते हुए इसके लाभ और नुकसान लिखिए दोस्तों, इस प्रकार से। तो ये है आपका वीनियर ग्राफ्टिंग। इसको साइड वीनियर ग्राफ्टिंग के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। इसमें क्या किया है अपन ने, सबसे पहले भूमि से 20 सेंटीमीटर ऊपर, कितना सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर ऊपर आपको क्या करना है, इस प्रकार से एक मूल वृंत के अंदर कट लगाना है दोस्तों। मूल वृंत में इस प्रकार का आपने कट लगाया और उसी प्रकार से सांकुर डाली में, जैसा कि सांकुर डाली में सेफ में कट लगा हुआ है, उस प्रकार से सांकुर डाली में कट लगा के आप लेके आएंगे और इसमें अच्छी तरीके से इसको फंसा देंगे और 200 गज की मोटी पॉलीथीन से इसको दोस्तों क्या कर देंगे, बांध देंगे। अब ध्यान क्या रखना है इसमें, सबसे मोटी बात ये ध्यान रखना है, जैसे कि आप ये मूल वृंत मान लीजिए सेलेक्ट कर रहे हैं, तो इस मूल वृंत में सेलेक्ट करते समय ये ध्यान रखें कि जो ये धरातल है, धरातल की जो सतह है, इससे कम से कम 20 सेंटीमीटर ही ऊपर आप वीनियर ग्राफ्टिंग के लिए कट लगाएं।
वीनर ग्राफ्टिंग के लिए जब कट लगाते हैं तो साइड में कुछ इस प्रकार से कट लगाते हैं दोस्तों, और नीचे वाला इस प्रकार से लगा देते हैं, और इसी शेप में आपको क्या करना है, उस अंकुर डाली के कट लगा के दोस्तों लेके आना है इस प्रकार से, और इसको इसमें लाके क्या कर देते हैं, पसा देते हैं। पसा के इसको 200 गज की मोटी पॉलीथीन की सहायता से इसको बांध देते हैं। थोड़े दिनों में आप क्या करते हैं, ये जोड़ यहाँ पर सक्सेस हो जाता है, और इस ऊपर वाले मूलवरंत को यहाँ से 10 दिन बाद में काट देते हैं। 10 दिन बाद में काटने के बाद में दोस्तों ये जो शंकुर डाली है इसमें मूलवरंत के भी गुण होंगे और शंकुर डाली के भी, ये प्रॉपर क्या होगी, एक नए स्वतंत्र प्लांट के रूप में कार्य करने लगेगा दोस्तों। ये कार्य ज्यादातर जून और जुलाई माह के अंदर किया जाता है। आगे अपन बात करते हैं पौधे लगाने की दूसरी विधि एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग की। एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग में क्या हो जाता है, जब बीज को अपन बो देते हैं, बीज को बो देने के बाद में क्या होता है, जब बीज उग जाता है 15 से 20 दिन की हो जाती है, मतलब गुठली से मूलवरंत निकलने के बाद, तो उसमें उसी आकार का अपन क्या कर लेते हैं, शंकुर डाले लाके कट के फंसा देते हैं। यह विधि ज्यादातर महाराष्ट्र के कोकण क्षेत्र में प्रचलित है। कौन सी, एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग। ये आजकल रिसेंट और आधुनिक विधि है दोस्तों एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग, जबकि वीनियर ग्राफ्टिंग क्या है, एक प्रकार की व्यावसायिक विधि है। आगे अपन बात करते हैं पौधे लगाने की विधि की। पौधे लगाने की विधि की बात करते हैं दोस्तों, तो ज्यादातर आम के पौधे वर्गाकार विधि के माध्यम से लगाए जाते हैं। वर्गाकार विधि मतलब स्क्वायर सिस्टम। स्क्वायर सिस्टम मतलब वे भुजाएं जो आमने सामने क्या हो, सारी की सारी बराबर हो, या चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हो। जैसे मान लीजिए ये कोई क्या है, वृक्क की आकृति है एक प्रकार से, तो अगर ये भुजा 10 मीटर है और ये भी क्या है 10 मीटर है, और ये भी क्या है 10 मीटर है, और ये भी क्या है 10 मीटर है, तो इस प्रकार से चारों भुजाएं बराबर हो, उस आकृति को वर्गाकार विधि के नाम से जानते हैं। जब आपने उद्यान का रेखांकन पढ़ा था तब याद कीजिए कि इस विधि के बारे में काफी अच्छे से पढ़ा था। इसका मतलब यह है कि दोस्तों आम को अपने 10 इंटू 10 मीटर की दूरी पर लगाते हैं। हर फल वृक्ष की क्या है, अलग अलग दूरी है, तो आम की क्या है 10 इंटू 10 मीटर क्या है दूरी है, इस दूरी पे लगाते हैं। मतलब पौधे से पौधे की और कतार से कतार की जो दूरी है वो कितनी रखते हैं दोस्तों, 10 इंटू 10 मीटर रखते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ग्रीष्म ऋतु के समय, मतलब जिस समय अगस्त से पहले जब बारिश होती है, मतलब जून जुलाई अगस्त ये बारिश वाला सीजन होता है, ये क्या होता है प्रत्यारोपण या पौधे लगाने का समय होता है दोस्तों। लेकिन इससे पहले जब ग्रीष्म ऋतु रहती है, जून माह के अंदर आप क्या कर लेंगे, गड्ढे तैयार करेंगे। सबसे पहले गड्ढे कैसे तैयार करेंगे, आम फल वृक्ष के लिए दोस्तों 1 इंटू 1 इंटू 1 मीटर आकार के गड्ढे तैयार करेंगे। मतलब 1 मीटर गहराई, 1 मीटर चौड़ाई, 1 मीटर की क्या लंबाई, इस प्रकार के आपको इस आकार के क्या करने हैं दोस्तों, गड्ढे तैयार करने हैं। गड्ढे खोद के आपको ग्रीष्म ऋतु में खुला छोड़ देना है, जिससे क्या है कोई सूक्ष्म बैक्टीरिया वगैरह या अन्य कोई फंगस वगैरह इन गड्ढों के अंदर जन्म ले रहा हो या पनप रहा हो मिट्टी के अंदर, तो वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। एक प्रकार से मृदा का क्या हो जाता है दोस्तों, उपचार हो जाता है हीट के माध्यम से। उसके बाद में क्या करना है आपको, वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद वगैरह मिट्टी मिश्रण के साथ मिला लेनी है, और गड्ढे की अच्छी प्रकार से क्या कर लेनी है, भराई कर लेनी है। और पौधा जब लगाते हैं अपन, तो पौधा जहां से लेके आ रहे हैं दोस्तों, ज्यादातर ये देखें कि जैसे मान लीजिए ये कोई आम का पौधा है, तो इसको पिंड सहित ही अपन साथ में उठा के लेते हैं, और पौधा गड्ढे के जस्ट क्या लगाया जाता है, बीचों बीच में लगाया जाता है। पौधा लगाने के तुरंत बाद आप क्या करें, सिंचाई करें। पौधा जब लगाते हैं आप, तो ज्यादातर पौधे लगाने का समय आपका सायंकालीन का समय रहना चाहिए, ताकि पौधे को रात को सफर करने का समय अच्छे से मिल जाता है। पौधा गड्ढे के जस्ट बीच में लगाएं, या तो अर्ली मॉर्निंग लगाएं पौधा, या सायंकाल लगाएं, मतलब शाम के समय पौधे को लगाना चाहिए। लगाने के तुरंत बाद आपको क्या कर देनी चाहिए दोस्तों, सिंचाई कर देनी चाहिए। तो यह है आम के पौधे लगाने की विधि। आगे अपन बात करते हैं दोस्तों खाद एवं उर्वरक की। तो जिस टाइम में खाद और उर्वरक की बात करते हैं, तो ये जो टेबल आपको दिख रही है, ज्यादातर फल वृक्षों में ऐसी ही टेबल क्या करनी है, आपको अप्लाई करनी है। मतलब बात यह आती है कि सबसे पहले अगर खाद की करें तो गोबर की खाद अपन इसमें डालते हैं, अच्छी पकी हुई सड़ी हुई, जिसमें किसी प्रकार की कोई सुगंध नहीं आए, ऐसी गोबर की खाद का, पकी हुई गोबर की खाद का प्रयोग करते हैं। तो पहले साल जब अब आप गोबर की खाद डाल रहे हैं, तो प्रति गड्ढे के हिसाब से या पौधे के हिसाब से 15 केजी आपको गोबर की खाद दोस्तों डालना है। फिर हर साल 15-15 केजी उसमें और बढ़ा देना है। जैसे कि अगले साल आपको 30 कर देना है, फिर 45 कर देना है, फिर 60 कर देना है, फिर 75 कर देना है। मतलब 5 साल तक आपको क्या करना है, 15-15 केजी के हिसाब से पौधे में ये डालना है गोबर की खाद,
और साथ साथ में क्या करना आपको, कैसे डालोगे आप, गोबर की खाद को मिट्टी में मिलाकर फिर डालें हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से आप करते हैं। देने का समय कौन सा होना चाहिए, प्रति वर्ष आपको दिसंबर माह के अंदर ही गोबर की खाद अप्लाई करनी है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप गोबर की खाद अप्लाई करेंगे। सुपर फास्फेट की जहां तक बात करें तो 0.25 मतलब इसको 250 ग्राम में बोल सकता हूं, 250 ग्राम, फिर और 50 मतलब 25 ग्राम क्वांटिटी बढ़ाओ, फिर 25 ग्राम, फिर 25 ग्राम, फिर 25 ग्राम। इस प्रकार से ये कार्य सुपर फास्फेट आपको कब देना है, जनवरी माह के अंदर दोस्तों अप्लाई करना है। म्यूरेटा और पोटास एमओपी जहां तक बात करें, जिससे क्या प्राप्त होता है, अपने को पोटास प्राप्त होता है। पोटास की जहां तक दोस्तों अपन बात करें तो पोटास शुरू के 3 वर्ष तक नहीं दिया जाता है। चौथे वर्ष आपको 250 ग्राम या फिर उसके बाद 50 ग्राम, ये भी जनवरी माह के अंदर ही आपको अप्लाई करना है। यूरिया की जहां तक बात की जाए, शुरुआती दौर में ही आपको क्या करना है, 250 ग्राम आपको यूरिया देना है, फिर 750 ग्राम देना है, फिर 750 ग्राम, फिर 1 केजी, फिर 1.25 केजी। इस प्रकार से आपको यूरिया देना है। ज्यादातर यूरिया क्या करना है आपको, आधा भाग तो फूल आने के बाद देना है और शेष भाग मार्च तथा जून माह में दोस्तों अप्लाई करना है। तो ये हो गई खाद और उर्वरक की बात। ज्यादातर फल वृक्षों को खाद और उर्वरक की मतलब जिस टाइम में उनके फ्रूटिंग और फ्लोरिंग होती है उस टाइम में ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। प्रारंभिक बढ़वार में केवल खाद की आवश्यकता पड़ती है, उर्वरकों की अधिक आवश्यकता नहीं पड़ती है दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कटाई छटाई की। जहां तक दोस्तों अपन बात करें काट छांट की, तो काट छांट सबसे पहले महत्वपूर्ण क्यों है। काट छांट पौधे की क्वालिटी बढ़ाने के लिए, फलों की क्वालिटी बढ़ाने के लिए, गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए तथा साथ साथ में फलों की संख्या में वृद्धि करने के लिए काट छांट का कार्य किया जाता है। एक स्वस्थ पौधा बना रहे उसके लिए काट छांट की क्रिया की जाती है। कैसे करते हैं दोस्तों, सबसे पहले आपको आम के शीर्ष भाग को 75 टू मतलब 75 से 100 सेंटीमीटर तक सीधा बढ़ने दिया जाता है। यहां तक ये सीधा बढ़ना चाहिए दोस्तों, 75 से 100 सेंटीमीटर तक, ध्यान रखें इस चीज का। उसके बाद में इसकी शाखाओं का क्या फैलाव होना शुरू हो जाना चाहिए। ये ध्यान रखें दोस्तों कि शाखाएं आपस में इस प्रकार से लंबवत बढ़ती रहनी चाहिए। दो शाखाओं के बीच में, इन जैसी ये दो शाखाएं हैं, कम से कम भी 20 से 25 सेंटीमीटर का अंतर रहना चाहिए। अगर कोई शाखा बीच में आ रही है या इस प्रकार से बीच में घुस रही है तो उस शाखा को क्या कर देना चाहिए दोस्तों, काट देना चाहिए, हटा देना चाहिए। फल वृक्ष का आकार प्रॉपर बनाए रखने के लिए अपन काट छांट का कार्य करते हैं। और जैसे कि क्या करें आपको मतलब जिस टाइम में पौधा सुसुप्त अवस्था में रहता है तो उस समय ये कार्य करना आपको अत्यंत आवश्यकता रहती है। जिस टाइम में ही आप काट छांट का कार्य करें, जिसको ट्रेनिंग और प्रूनिंग के नाम से दोस्तों जाना जाता है। ट्रेनिंग का मेन पर्पज होता है कटाई का कि पौधे को अच्छा आकार देना और आकृति प्रदान करना, और प्रूनिंग का मेन पर्पज होता है गुणवत्ता में वृद्धि, मतलब पौधे की गुणवत्ता को बढ़ाना। इस प्रकार से आगे अपन बात करते हैं दोस्तों सिंचाई और निराई गुड़ाई की। जहां तक अपन बात करते हैं सिंचाई के, पौधा लगाने के तुरंत बाद आपको क्या करनी है दोस्तों, सिंचाई करनी है। जब पौधा प्रारंभिक छोटी अवस्था में रहता है तो आपको क्या करना है, 3 से 4 दिन के अंतराल पे सिंचाई करनी है। जब छोटी अवस्था में पौधा रहता है तो 3 से 4 दिन के अंतराल पे आपको सिंचाई करनी है। बात करें ग्रीष्म ऋतु की, अगर गर्मी की सीजन चल रही है तो ग्रीष्म ऋतु के अंदर क्या करना है आपको दोस्तों, 7 दिन के अंतर पर सिंचाई करनी है। 7 दिन के अंतराल पे आपको सिंचाई करनी है। और सर्द ऋतु के समय आपको 15 दिन के अंतराल पे सिंचाई करनी है। 15 दिन के अंतराल पे, मतलब शरद ऋतु की जहां तक बात करें तो ये हो गई सिंचाई की बात। पौधा लगाने के तुरंत बाद आपको सिंचाई करनी ही करनी है। निराई गुड़ाई की जहां तक बात करते हैं तो जो खरपतवार होते हैं ये क्या करते हैं, पौधे की वृद्धि को रोकते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स के लिए, पानी के लिए क्या करते हैं, फसल से कंपटीशन करते हैं। फल वृक्षों से भी क्या करने लग जाते हैं, कंपटीशन करने लगते हैं। तो टाइम टू टाइम आपको क्या करना चाहिए, साल में 2 से 3 बार खरपतवारों को पूर्ण रूप से हटा देना चाहिए दोस्तों। तथा जो गड्ढे आपने बनाया है फल वृक्ष लगाने के लिए उसे प्रॉपर टाइम टू टाइम खरपतवार आपको हटानी है। और बीच बीच में से साल में 2 से 3 बार आपको, चाहे से रासायनिक विधि से आप करो चाहे भौतिक कंट्रोल करो, किसी भी माध्यम से आपको खरपतवार नहीं रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन पौध संरक्षण की। तो आम एक ऐसा पौधा है जिसमें विभिन्न प्रकार के काफी कीट भी लग जाते हैं। कीटों के साथ साथ में बीमारियां भी लग जाती हैं और कुछ दैहिक विकार या फिजियोलॉजिकल जो डिसऑर्डर हैं वो
भी आक्रमण कर देते हैं दोस्तों। तो देखिए कौन कौन से फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं या कौन कौन सी बीमारियां हैं वो आक्रमण करती हैं। तो इसमें पहली जो बीमारी है वो है दोस्तों कौन सा है, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, जिसको कहते हैं पुष्प शीर्ष विकृति या मैंगो मालफॉर्मेशन के नाम से जाना जाता है। आपको इस इमेज के माध्यम से स्पष्ट दिख रहा होगा। इस प्रकार से देखिए आप, क्या होता है, पौधे की पत्तियां जो तथा पुष्पक्रम क्या होता है, एक गुच्छे के रूप में हो जाता है। आज तक इस बीमारी का कोई स्पष्ट कारण तो पता नहीं लग पाया, लेकिन ये ज्यादातर माइट्स के द्वारा, इसके साथ साथ में फंगस के द्वारा, किसी के माध्यम से भी ये बीमारी फैल सकती है। ये बीमारी इस प्रकार से गुच्छे को में कन्वर्ट कर देती है पत्तियों को तथा पुष्पक्रम को। आपको क्या करना है, जो पुष्पक्रम इस प्रकार से गुच्छे के रूप में कन्वर्ट हुआ है उसको क्या करना है, काट के तुरंत फेंक देना है साइड में। और दूसरी बात क्या करें आप, साथ में NaA मतलब नैप्थलिक एसिटिक एसिड जो है उसका क्या करना है दोस्तों, आपको स्प्रे करना है। किसका, नैप्थलिक एसिटिक एसिड का क्या करना है, स्प्रे करना है। साथ साथ में आपको क्या करना है, ये नैप्थलिक एसिड का स्प्रे सितंबर तथा अक्टूबर माह में आपको करना है। सितंबर तथा अक्टूबर माह में आप नैप्थलिक एसिड का छिड़काव करें और इन जो रोगग्रस्त भाग आपको दिखाई दे रहे हैं इनको काट के जमीन में दबा दें। नेक्स्ट अपन दोस्तों बात करते हैं ब्लैक टिप की। ये बीमारी भी आम बात है, आपने देखा होगा काफी फल वृक्षों में मतलब आम के जो पौधे होते हैं उनके फलों के जो नीचे वाले जो ये सिरे होते हैं इस प्रकार से काले पड़ जाते हैं, इसलिए इनको ब्लैक टिप के नाम से दोस्तों जाना जाता है। ये ज्यादातर ये बीमारी कैसे होती है, जैसे मान लो आपका आम का बगीचा ईंट के भट्ठों के आसपास है, तो क्या होता है, ईंट के भट्टू से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है या सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है तो या सल्फर डाइऑक्साइड SO2 गैस निकलती है, तथा साथ साथ में कुछ बोरॉन पोषक तत्व की कमी हो जाती है जिसमें ये बीमारी उत्पन्न हो जाती है, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर उत्पन्न हो जाता है। नीचे वाला सिरा क्या हो जाता है, इसमें ब्लैक हो जाता है। तो दोस्तों इसके उपचार के लिए आपको क्या करना है, कम से कम 1 किलोमीटर दूर आपके ईंट के भट्टे बगीचे से होने चाहिए। साथ साथ में ईंट के भट्टों की जो चिमनी होती है वो चिमनी काफी ऊंचाई पे होनी चाहिए, मतलब आसपास के वातावरण को प्रदूषित ना करे। आपको क्या करना है, साथ में जब फल आधे पकने लग जाएं उस कंडीशन में 0.6% मतलब या 1% बोरेक्स का क्या करना है दोस्तों, छिड़काव करना है। 1% बोरेक्स मतलब बोरॉन की पूर्ति के लिए बोरेक्स का क्या करना है, आपको छिड़काव करना है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आगे ब्लैक टिप के बाद में स्पॉन्जी उत्तक समस्या। स्पॉन्जी उत्तक समस्या मेनली किसके कारण होता है, ये भूमि में ताप संवहन के कारण उत्पन्न होती है। ये समस्या कैसे होती है कि मान लीजिए जब भूमि का तापमान ज्यादा होता है या कम होता है तो उसके कारण क्या होता है, पौधे के अंदर जो एमाइलेज एंजाइम है उसकी क्या होती है, सक्रियता कम हो जाती है, या एमाइलेज एंजाइम क्या हो जाता है, असक्रिय हो जाता है, जिससे पौधे के जो फल होते हैं फलों में उत्तक पाए जाते हैं, वो उत्तक तो मर जाते हैं और उत्तकों के अंदर क्या बच जाती है, हवा प्रवेश कर जाती है। तो इससे स्पंजी उत्तक के नाम से अपन जानते हैं दोस्तों। इस इमेज के माध्यम से आपको दिख रहा होगा कि कई बार आम को अपन काटते हैं तो बाहर से तो काफी अच्छा दिखाई देता है, लेकिन अंदर काटने के बाद में इस प्रकार से दिखाई देता है, तो इसे स्पॉन्जी उत्तक या स्पॉन्जी टिश्यू के नाम से दोस्तों जाना जाता है। इस बीमारी की रोकथाम के लिए आपको क्या करना है, 0.1% कैल्शियम क्लोराइड का 0.8% क्या करना है, आपको कैल्शियम क्लोराइड का स्प्रे करना है, तथा साथ साथ में पौधे को चारों तरफ से मल्चिंग करना है। मल्चिंग मतलब भूमि की ऊपरी सतह को घास फूस से आपको क्या करना है, कवर करना है, मल्चिंग करना है, जिससे ताप सेवन की समस्या अधिक नहीं आती है। आगे अपन दोस्तों बात करते हैं एकांतर फलन की। यह आम की काफी मुख्य समस्या है। एकांतर फलन क्या होता है, एक साल फल दे देता है आम और दूसरे साल फल नहीं देता है। जिस साल फल देता है आम उसको क्या कहते हैं, ऑन ईयर के नाम से जानते हैं, और जिस साल फल नहीं देता है उसको दोस्तों क्या कह देते हैं अपन, ऑफ ईयर के नाम से जानते हैं। एकांतर फलन आम में देखने को एक मोटी मोटी तौर पर समस्या दिख जाती है। कई बार क्या हो जाता है, जैसे फल बना भी लेता है लेकिन कीट पतंगे आक्रमण कर देते हैं, कुछ बीमारियां आक्रमण कर देती है, तो उस कारण से क्या है, एक अल्टरनेट बियरिंग हैबिट आम की बन जाती है। इसको अल्टरनेट बियरिंग हैबिट के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं इसके नियंत्रण के उपाय। इसका नियंत्रण किस प्रकार से किया जा सकता है, कैसे करें दोस्तों।
उचित समय पर खाद, उर्वरक एवं वृद्धि नियंत्रणों का प्रयोग करें। मतलब आपको क्या करना है, टाइम टाइम पे खाद, उर्वरक और वृद्धि नियंत्रक दोस्तों डालने हैं। तथा क्या करना चाहिए, सिंचाई, निराई गुड़ाई तथा कीट एवं व्याधियों का नियंत्रण से अनियमित फलन की व्याधियों का पर नियंत्रण व नियमित फलन की समस्या को कम किया जा सकता है। साथ में नियमित फल देने वाली आपको क्या करनी है, किस्में लगानी है जो वैरायटियां लगातार फल देती हैं। जैसे कि आम्रपाली वैरायटी है, मल्लिका है, रत्ना है, ये क्या है, रेगुलर बेयरिंग वैरायटी है। इन वैरायटियों का प्रयोग अपन करते हैं, किस्मों को रोपण करना चाहिए। ऐसी किस्मों का आपको क्या करना है दोस्तों, रोपण करना है। ज्यादातर ये वैरायटियां लगानी है। कुछ शाखाओं के फूल बनने से पूर्व ही क्या कर दिए जाते हैं, तोड़ दिए जाते हैं। तो ऐसी किस्मों में क्यों करते हैं ऐसा कार्य, क्योंकि अगले साल उसमें अच्छे से फल आए। शेष फलने को मतलब कुछ को क्या किया जाता है, फलने दिया जाता है, तो अगले वर्ष उसमें क्या है, अच्छे फल आते हैं। इनमें फलन होगा तो उत्पादन में प्रतिवर्ष क्या हो रहेगा, संतुलन बना रहेगा। इसका मतलब ये है कि आधे में क्या आपको फल आने देना है और आधे डालियों में नहीं आने देना है, जिससे क्या अगले साल वो फल बना सके। सितंबर और अक्टूबर माह में क्या करना है आपको, पेक्लाब्यूटाजोल 5 से 10 ग्राम क्या करना है, प्रति वृक्ष आपको छिड़काव करना है। मृदा में मिलाने पर क्या हो जाता है, इससे ओन जो ऑफ ईयर होता है दोस्तों, वो भी क्या हो जाता है, ऑन ईयर की श्रेणी में आ जाता है। उसमें भी फल बनने की संभावना काफी बढ़ जाती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तुड़ाई और उपज की। आम की जहां तक तुड़ाई और उपज की बात की जाए दोस्तों, जब आम के फल 75% परिपक्व हो जाएं, उस समय आपको आम के फलों की तुड़ाई करनी है। और तुड़ाई करने के बाद में आपको क्या करना है, इथेफोन नामक ये इथ्रेल नामक एक हार्मोन होता है, जो क्या होता है, इथाइलिन की फॉर्म होती है, गैसीय हार्मोन है एक प्रकार से। तो उसके 100 से 500 ppm के घोल में आपको क्या करना है, 5 मिनट तक इनको उपचारित करना है पकाने के लिए। तथा साथ साथ में क्या करना है, 5 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर आम को भंडारित कर देना है। 5 से 16 डिग्री जो टेम्परेचर होता है आम के लिए, भंडारण के लिए उपयुक्त रहता है। और साथ साथ में 85 से 90% आर्द्रता होनी चाहिए। अगर ये सुटेबल कंडीशनें आपके पास मौजूद हैं, तो आप आम को 2 से 3 सप्ताह तक आराम से भंडारित कर सकते हैं। बात करते हैं उपज की। तो एक अच्छे आम के पौधे से 80 से 100 किलो फल प्रति पौधा आपको प्राप्त हो जाएंगे। प्रति पौधा 80 से 100 किलोग्राम फल प्राप्त हो जाएंगे। अगर हेक्टेयर के हिसाब से अपन बात करें, तो आपको 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर दोस्तों आम के ओवरचार से या बगीचे से फलों का उत्पादन प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से अपन उत्पादन, तुड़ाई, इनकी सबकी बात कर ली। तो आपको इस प्रकार से आम की फसल को कंप्लीट दोबारा रिवीजन करना है, अपनी किताब से पढ़ना है। उम्मीद करते हैं सभी को दोस्तों काफी अच्छे से समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।